माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फाइनेंस कमीशन। आज मैं आपको वित्त आयोग के बारे में उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये टॉपिक खुद में ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें एक चीज़ और बताने का प्रयास करूंगा, एक वित्त आयोग और एक राज्य वित्त आयोग, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के कार्य क्या हैं, दोनों के सदस्य कौन कौन से होते हैं, अभी तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, राज्य वित्त आयोग और वित्त आयोग में क्या डिफरेंस होता है। इन सारे तथ्यों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट में बने रहिए। आपने बहुत सारे एग्जाम के लिए तैयारी किए होंगे और आपने वन लाइनर रटा होगा कि वित्त आयोग का किसके द्वारा बनाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 280 में किया गया। इस तरह के आपने वन लाइनर्स बहुत रटे होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जो आपको पूछा जाता है वो अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने इस वीडियो में वही किया है। जितने भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं मैंने उन सभी को रखा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आर्टिकल वाइज, जैसे आर्टिकल 280 और 281, ये दोनों ही 280 अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281, ये दोनों ही वित्त आयोग से संबंधित हैं। तो वो पूरे के पूरे अनुच्छेद को ही हम पढ़ेंगे कि उस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया, एक्चुअली संविधान में लिखा क्या गया है और उसके अनुसार क्या क्या प्रावधान हमारे देश में है वित्त आयोग के लिए। मैं उसी का अध्ययन करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वित्त आयोग समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपके घर में सब सदस्य होते हैं और आपके पापा होते हैं, तो पापा जो होते हैं वो समझिए वित्त आयोग हैं। उनके पास अगर आपको रुपया का कमी होता है, चाहे आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब भी आपको रुपया का कमी होता है, किसी तरह के फंड का कमी होता है, तो आप वित्त आयोग के पास जाएंगे। उसकी सिफारिश के अनुसार आपको संचित निधि, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट होता है, जैसे आपके पापा का एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही हमारे देश और राज्य सरकार का एक सेविंग बैंक अलग अलग होता है। राज्य सरकार के लिए अलग संचित निधि होता है और केंद्र सरकार के लिए संचित निधि अलग से होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में हमारे संविधान में केंद्र के संचित निधि का वर्णन किया गया है। तो आप समझ चुके हैं कि वो जैसे आपके पापा का सेविंग बैंक अकाउंट होता है घर के, चाहे आपके भाई, आपके बहन या आपको किसी भी तरह के रुपया की कमी होती है, तो पापा के संचित निधि से आपको पापा के आदेशानुसार मिल जाता है। सेम वही हमारे देश में होता है। आप चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आपको जब भी रुपया का अभाव होता है, आप संचित निधि, जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है केंद्र सरकार का, उससे आपको रुपया मिल जाएगा। जब भी आपको रुपया का इमरजेंसी में ज़रूरत होगा तो आपको रुपया मिल जाएगा, बट किसकी सिफारिश पे? वित्त आयोग की सिफारिश पे। तो आप वित्त आयोग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, वित्त आयोग में जो भी आर्टिकल है 280, उसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला 280 का एक क्या कहता है वो पढ़िए। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। अब इसका मतलब समझिए। कहा गया है कि संविधान जिस समय बना था उसी समय संविधान में लिखा गया, तो उस समय कहा गया संविधान बनने के 2 वर्ष के भीतर। तो वही हुआ। संविधान कब बना? 1950 में बना, और पहला वित्त आयोग जो बना था वो 1952 में बन के तैयार हुआ था। 1952 में पहला वित्त आयोग हुआ और 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। इसका मतलब पहला जो वित्त आयोग था 1952 से 1957 तक चला। तो वही कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान बनने के भीतर कितने वर्षों के भीतर? 2 वर्षों के भीतर वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा, और वैसा ही हुआ। और फिर कहा गया है कि उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का निर्माण किया जाएगा, और वैसे ही अभी तक चलते आया है। और अभी जो लास्ट हमारा वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग, जिसका टाइम पीरियड है 2020 से 2025। मैं आपको उसके बारे में भी एक एक करके डिटेल बताऊंगा, बट पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है वो आप समझ चुके हैं। संविधान बनने के 2 वर्षों के बाद पहला वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो सेम वैसे ही हुआ। 1950 में संविधान बना, 1952 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया, और उसके बाद
5-5 वर्षों के अंतराल पे वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके आदेश पे? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब फिर उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? वित्त आयोग तो होगा, लेकिन उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? तो उसमें एक अध्यक्ष होंगे तथा 4 अन्य सदस्य से मिलकर बनेगा। अभी भी वही चल रहा है। वित्त आयोग जो है, अभी भी हमारे जो 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह, हमारे अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और उसमें 4 सदस्य भी हैं, जिनमें से एक तो अभी शक्तिकांत दास थे, जिन्हें अभी RBI का गवर्नर बना दिया गया है। तो इस तरह से 4 सदस्य और एक अध्यक्ष से बनेगा। ये हमारे 281 का अनुच्छेद 280 का 1 नंबर ये कहता है, वन जो है वो कहता है। अब 2 में क्या कहा गया है? 2 में कहा गया है, संसद विधि द्वारा उन अहर्ताओं को जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए अपेक्षित होगी या उस रीति का जिसके द्वारा चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। मतलब हुआ कि संविधान ने वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के नियुक्ति के बारे में एक शब्द भी कुछ भी नहीं कहा। उसने सीधा बोला कि मैं ये अधिकार किसको देता हूँ? संसद को देता हूँ। संसद जो है वो खुद निर्धारित कर ले कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन बनेंगे और उसके सदस्य कौन होंगे और उनका कार्यकाल कितना होगा, उनकी पात्रता कितनी होगी। ये सारे के सारे बातों को संविधान ने किस पे छोड़ दिया? संविधान ने संसद पे छोड़ दिया। और वही हुआ, संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जिसे हम वित्त आयोग अधिनियम 1951 कहते हैं। 1951 में अधिनियम बनाया गया और उसके द्वारा ही सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। मतलब वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 5 वर्षों का होगा। और उनके सदस्य कौन कौन से होंगे उसके बारे में ज़रा देखिए। तो वही मैंने आगे लिखा है कि संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ता निर्धारित करने हेतु वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का जो अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत वित्त आयोग के सदस्यों की तथा अध्यक्षों की नियुक्ति की अहर्ताएँ दी गई है? मतलब उनका जो योग्यता है उसका वर्णन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये क्वेश्चन बनता है, UPSC का पूछा गया क्वेश्चन भी है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत ये आता है। अब हम जरा पढ़ते हैं कि अध्यक्ष कौन हो सकता है और सदस्य कौन हो सकता है, किस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे संविधान में नहीं दिया गया। संविधान ने इसका अधिकार संसद को दे दिया है और संसद ने ये निर्धारित किया कि अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोक मामलों के ज्ञाता हों तथा अन्य सदस्य 4 सदस्य होंगे। चारों के लिए अलग अलग योग्यता बताया गया है कि इन 4 सेक्टर से जुड़े हुए आदमी उसके सदस्य बन सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो होगा वो लोक मामलों का ज्ञाता हो, सिर्फ इतना ही इस अधिनियम में कहा गया है। और जो 4 सदस्य होंगे वो किस तरह के होंगे? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का अर्हता रखता हो, मतलब अहर्ता रखता हो। तो पहला जो सदस्य होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अहर्ता रखता हो। दूसरा, प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव IAS वगैरह जो होंगे वो बनेंगे। तीसरा कहा गया है अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान हो, मतलब अर्थशास्त्र में जिन्होंने डिग्रियां हासिल की होगी उन्हें अच्छी जानकारी हुई, जैसे हमारे मनमोहन सिंह। तो इस तरह के जो भी आदमी होंगे तो वो अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान जिसको होगा उसको इसके सदस्य के रूप में बनाया जाएगा। लेखा और वित्त मामलों के विशेष ज्ञान हो। और चौथा जो सदस्य होगा उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो उसे लेखा जो अकाउंट होता है उसका जानकारी हो और वित्त मामलों का उसका जानकारी हो। तो आपको समझ में आ गया। अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाने की सिफारिश किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो क्या हो? लोक मामलों का ज्ञाता हो। और 4 सदस्य जो होंगे उसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, एक प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो, एक जो होगा वो अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखता हो और उसके बाद जो होगा वो लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। ये हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, बट जो अधिनियम बनाया गया वित्त आयोग अधिनियम 1951 उसके तहत ये सारी बातें की गई। अब हम तीसरा अनुच्छेद 280 का तीसरा नंबर क्या कहता है? वो आयोग के कर्तव्यों के बारे में लिखा है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब कौन सा कर्तव्य है ये हम अगले स्लाइड में देखते हैं।
संघ और राज्यों के बीच मुख्यतः 4 कर्तव्य आयोग को दिया गया है। वित्त आयोग का संविधान में 4 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों, देखिए मैं इसके लिए भी अनुच्छेद से पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जब आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी एमपीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, जब आप लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो डायरेक्ट आर्टिकल, जैसे यही है 4 कर्तव्य दिया हुआ है, अब लिख देगा ऊपर में इनमें से कौन सा कर्तव्य वित्त आयोग का नहीं है, और ये 4 को इंक्लूड कर देगा, एक अलग से कोई कर्तव्य देगा, डायरेक्ट यही चीज़ उठा के दे देता है। क्योंकि बच्चे सिर्फ रटना पसंद करते हैं, बच्चे संविधान के अनुच्छेद के अनुसार पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। बट मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूँगा, और अगर आप लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बताते हैं कि 4 जो कर्तव्य, मतलब 280 का तीसरा नंबर कहता है आयोग का कर्तव्य के बारे में बताता है कि वित्त आयोग का क्या क्या कर्तव्य होगा। तो उसमें कहा गया है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध आगम का मतलब क्या होता है? शुद्ध इनकम जो हो। शुद्ध इनकम कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए वित्त आयोग जो भी रुपया आता है, चाहे वो टैक्स से आए, चाहे वो जनता के राजस्व से आए, राजस्व पे जो लगाया जाता है खेती पे, या फिर किसी और जैसे इंपोर्ट टैक्स होता है, एक्सपोर्ट टैक्स होता है, उन सब से रुपया आए, तो उसमें सरकार का खर्चा भी होता है। उस खर्च को निकाल के जितना शुद्ध आमदनी के रूप में सरकार को आ रहा है उसी को शुद्ध आगमों का वितरण बोलते हैं। तो संघ और राज्य के बीच में शुद्ध आगमों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, मतलब जो भी शुद्ध इनकम जो सरकार को आता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी शुद्ध इनकम आता है वित्त आयोग को, उसका वितरण किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। मैं यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ, जब राज्य वित्त आयोग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य वित्त आयोग में क्या काम होता है। जैसे वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में रुपयों का बंटवारा करना। जो भी शुद्ध इनकम आता है वित्त आयोग के पास, उसको केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करना, ये काम वित्त आयोग का होता है। तो राज्य वित्त आयोग का क्या काम होता है? राज्य वित्त आयोग का काम होता है राज्यों और जो हमारे पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका है, शहर में नगर पालिका और गांव में ग्राम पंचायत, तो राज्य सरकार और नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत के बीच में राज्य किस तरह से फंड का बंटवारा किया जाए, इसके बारे में जो कहता है वो राज्य वित्त आयोग कहता है। हम इसके बारे में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्या कहा जाता है? भारत की संचित निधि में जो राज्यों के राजस्व की सहायता और अनुदान की सिफारिश करना। अगर किसी राज्य को एट रैंडम रुपया का ज़रूरी हो गया, एकाएक रुपया का ज़रूरत हो गया, तो वित्त आयोग को बताएगा और वित्त आयोग अगर सिफारिश करेगा कि हाँ संचित निधि से इस राज्य को इतना फंड मिलना चाहिए, तो वो मिल जाएगा। तो दूसरा काम, पहला काम है संघ और राज्य के बीच में रुपयों का आवंटन करना। दूसरा काम है कि संचित निधि से जब भी रुपया निकालने की बात किया जाएगा तो उसमें राज्यों के राजस्व में सहायता और अनुदान की सिफारिश करना, ये कार्य होता है। तीसरा कार्य क्या होता है? राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिका के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए, वही मतलब जैसे वित्त आयोग यहाँ पे है तो राज्य वित्त आयोग में किसके द्वारा? राज्य के संचित निधि से जब रुपया निकालने की बात होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि राज्य और ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत जो होता है उसके बीच में रुपया बंटवारा करने के लिए जब बात किया जाएगा तो उसमें राज्य वित्त आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। और आगे चौथा जो वाक्य कहा गया है वो कहा गया है, ये देखिए, ये जो थर्ड पॉइंट जो आप इसका देख रहे हैं राज्य के वित्त आयोग, तो इसका पहले संविधान में उल्लेख नहीं था, लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन अपना बना जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका का बात किया गया, तो इस पॉइंट को इंक्लूड कर दिया गया कि राज्य के संचित निधि से जो भी रुपया निकलेगा उसकी भी सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा।
चलिए, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करे। अब वित्त के मामला में कोई भी अगर उसको लगता है कि ये योजना, इस तरह का कोई फंड और इस तरह का कोई सुधार होना चाहिए, तो ये भी वित्त आयोग का कार्य होता है कि वो उसको बताए। फिर से मैं एक बार वित्त आयोग के कार्यों को बताना चाहूँगा शॉर्टकट में। पहला काम कि राज्यों और केंद्र के बीच में रुपयों का बंटवारा। दूसरा काम, संचित निधि से जब भी रुपया निकालने का काम होगा तो वित्त आयोग सिफारिश करेगा। अगर राज्य में संचित निधि के से रुपया निकालने का काम होगा तो राज्य वित्त आयोग उसका सिफारिश करेगा। और चौथा, केंद्र में या राज्य में कहीं भी अगर किसी भी तरह का कुछ संशोधन उसको लगता है तो वित्त आयोग क्या करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि आप इस तरह के संशोधन को किया जाए, इसमें ये सुधार किया जाए। ये हमारा था संविधान का अनुच्छेद 280 का तीसरा क्लाउज। अब हम चौथा क्लाउज पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा गया है, आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उन्हें ऐसी शक्तियाँ जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। तो इसका मतलब हुआ कि आयोग जो है अपनी प्रक्रिया वो किस तरह से काम करेगा ये खुद वो निर्धारित करे। या फिर आप जान ही रहे हैं कि हमारे 1950 संविधान ने ये उसकी प्रक्रिया, उसके कार्य, उसका कार्य करने का तरीका, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। चौथा जो बोल रहा है 280 का चौथा, वो यही बता रहा है कि संविधान इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ये संसद को दिया गया है। और संसद ने एक कानून बनाया जो कि आप पहले देख चुके हैं, कौन सा, वित्त आयोग अधिनियम 1951। उसमें इसका चर्चा किया गया है कि किस तरह से उसका कार्य, वो किस तरह से अपने कार्य को संपादित करेगा। चलिए, ये हो गया आपका अनुच्छेद 280। इसमें वित्त आयोग के बारे में सारी बातें कही गई है। चलिए अब 281 में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 281 में क्या क्या कहा गया है। राष्ट्रपति इस विधि के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश पर एक स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, तो वित्त आयोग बना, वो तो सिर्फ सिफारिश दे सकता है। तो वो जिस तरह का सिफारिश, चाहे संसद संचित निधि से रुपया निकालना हो या राज्य में बंटवारा करना हो, ये सारी की सारी सिफारिश जो देगा वो किसको प्रस्तुत करेगा। चूँकि वित्त आयोग का नियुक्ति ही कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो वो राष्ट्रपति को इसके बारे में सारा चीज़ बताएगा। तो राष्ट्रपति को जब ये सारी चीज़ें बताता है, वो सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसकी चर्चा की गई है 281 में। क्योंकि वित्त आयोग ने अगर सिफारिश किया तो राष्ट्रपति को किया, राष्ट्रपति को पता चला कि इस राज्य को इतने फंड की आवश्यकता है या इसमें ये सुधार की आवश्यकता है, तो उसको चर्चा के लिए राष्ट्रपति फिर से वित्त आयोग के सिफारिश को कहाँ पे रखता है, संसद में रखता है। इसकी बात किस में की गई है, अनुच्छेद 281 में की गई है। चलिए, ये हो गया, दो ही आर्टिकल हमारे संविधान में वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281। आप पीछे जाके फिर से देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 280 में 4 क्लाउज हैं, पहला क्लाउज, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्लाउज दिए हुए हैं। मैंने चारों को एक्सप्लेन किया। फिर 281 में सीधा ही कहा गया है कि जो भी सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति उन सभी को संसद के पटल पर रखेगा डिस्कशन के लिए, और फिर वहाँ से पास होने के बाद वो चीज़, जो भी फंड जिसको मिलना होगा वो मिल जाएगा। इस तरह की बातें कही गई है। अब देखिए, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश से श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1952 को किया गया। आप जानते हैं, जैसा कि संविधान में कहा गया था कि संविधान बनने के 2 साल के बाद वित्त आयोग बनना चाहिए, तो वैसा ही हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 में पहला वित्त आयोग का निर्माण किया गया। अध्यक्ष कौन थे, श्री केसी नियोगी, ये भी पूछा जाता है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1952 से 1957 तक था। चलिए, अभी तक 14 वित्त आयोग बन चुके हैं। अभी खास करके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 15वें वित्त आयोग से पूछा जाता है। तो थोड़ा हम 15वें वित्त आयोग के बारे में समझते हैं, और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो आप देखिए, 15वें वित्त आयोग का निर्माण कब किया गया, तो 27 नवंबर 2017 को ही, जबकि चालू होगा 15वां वित्त आयोग 2020 से लेकर 2025 इसका कार्यकाल होगा। लेकिन उसको बनाया कब गया, 2017 में ही 15वें वित्त आयोग को बनाया गया। एन के सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया।
एनके सिंह का फुल फॉर्म क्या है? नंद कुमार सिंह। चलिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब 14वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि वो जस्ट 2019-2020 के मार्च तक अभी चला है, तो उसके बारे में ज़रा हम जान लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई.भी. रेड्डी थे, और इन्होंने सिफारिश किया कि 42% हिस्सा जो है केंद्र सरकार के संचित निधि और जो भी हिस्सा राज्य सरकार का बनता है वो 42% का सिफारिश वाई.भी. रेड्डी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच में 14वां वित्त आयोग रहेगा, और उसी के बीच में राज्यों को कितना फंड मिलेगा? 42% के लगभग राज्य को फंड मिलेगा। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह ने राज्यों को 41% हिस्सा देने का सिफारिश किया। अब हम आगे समझेंगे कि ये 41% और 42% क्या होता है जो फंड देने का बात किया गया है, इसको किस बेसिस से दिया जाता है, किस राज्य को कितना। ठीक है, टोटल फंड जो दिया जाएगा 14वां वित्त आयोग बोलता है कि 42% फंड दिया जाएगा, बाकी जो बचा रहेगा वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। राज्य, टोटल राज्य जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को 42% फंड दिया जाएगा। वहीं पे 15वां वित्त आयोग इसको 1% घटा दिया। इसका कारण है कि जम्मू कश्मीर जो था वो अब राज्य के रूप में नहीं रहा है, तो वहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो वो तो केंद्र सरकार में चले जाते हैं। इसीलिए 1% हिस्सा जो है 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि राज्य को जितना फंड मिलेगा वो 41% मिलेगा, और बाकी जो भी 41 के बाद जितना भी बचा आपका, शायद 59 बचा है, तो वो 59% जो हो जाएगा वो किसको चला जाएगा? केंद्र सरकार को चला जाएगा। अब हम ज़रा समझते हैं कि ये 42% में किस राज्य को कितना फंड दिया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है। आगे आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है वेटेज का, जैसे 41%, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया कि राज्य को 41% दिया जाएगा। अब उस राज्य में किस राज्य को, ऐसा तो नहीं है कि 41% में सब राज्य को सामान बांट दिया जाएगा, नहीं। इसका सबसे पहला पॉपुलेशन फंडा होता है। पॉपुलेशन के लिए 15% वेटेज दिया गया है कि जिस राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा फंड मिलेगा। एरिया के लिए भी 15% वेटेज दिया गया है। तो इस तरह वेटेज जो है ये दिया गया है। इसके आधार पे तो कौन कौन सा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि किस राज्य को कितना फंड मिलेगा 41% में से? तो पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जंगल जो होता है, जिस राज्य में जंगल का कवर ज़्यादा है उसको भी 10% के लगभग वेटेज दिया गया है, उसके आधार पे दिया जाता है। इनकम, डिस्टेंस, उसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये 4-5 फैक्टर होते हैं। मेनली आप समझिए कि पॉपुलेशन और एरिया को ही आप लीजिए, पॉपुलेशन, एरिया और फॉरेस्ट को आप लीजिए। जिस राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इस तरह से जिस राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा, उसका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा, उस राज्य को ज़्यादा फंड दिया जाएगा। किसमें से? 41% जो 15वें वित्त आयोग ने निर्धारित किया है केंद्र सरकार को, बाकी 59% और 41% राज्य सरकार को दिया जाएगा। उन 41% जितना भी रुपया होता है उस रुपया में हर राज्य को उसके पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट्री कवर, इनकम, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे फंड का आवंटन किया जाएगा। चलिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको बार बार पूछता हुआ मिलता है एग्जाम में कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन से हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी, दूसरे जो हैं के संथानम, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इसको ज़रा याद कर लीजिए, क्योंकि 14 में पहला 3 तो आपको पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग का, और सबका कार्यकाल तो कोई फिक्स है, ये फिक्स ही है 5 वर्षों का। तो 1952 टू 1957, 1957 से फिर 5 साल जोड़ दीजिए, ऐसे ही रहेगा हर एक में। और 14वां वित्त आयोग जो हो जाएगा वो आपका वाई.भी. रेड्डी हो जाएंगे। और 15वें वित्त आयोग, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है, 2020 से लेकर 2025 तक उनका कार्यकाल था। और कौन थे अध्यक्ष? एन.के. सिंह। तो इस तरह से आपने वित्त आयोग के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा हम राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग का चर्चा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे संविधान में राज्य वित्त आयोग का चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 243I में किया गया है और अनुच्छेद 243Y में किया गया। अब जरा दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अनुच्छेद 243I में
ग्राम पंचायत में राज्य वित्त आयोग को कितना फंड दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। और वाई जो है उसमें नगर पंचायत में किस तरह से फंड का आवंटन किया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। राज्य वित्त आयोग का फंड किस तरह से नगर पंचायत को मिलेगा 243 वाई में दिया गया है, और राज्य वित्त आयोग का फंड किस तरह से ग्राम पंचायत को मिलेगा इसकी चर्चा 243 आई में किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है वैसे ही 5 वर्षों के अंतराल पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम वैसा ही प्रोसेस होता है सारा चीज़ राज्य वित्त आयोग में भी, लेकिन चूँकि संविधान में बाद में जुड़ा है, ये आप जानते हैं ग्राम पंचायत का कंसेप्ट जो है वो बाद में जुड़ा है संविधान में, इसीलिए राज्य वित्त आयोग का कंसेप्ट जो है 243 आई और 243 वाई में चला गया है। इसमें भी आपको अलग अलग करके एग्जाम में पूछ सकता है कि नगर पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 243 वाई में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग का वर्णन कितना में किया गया है, तो 243 आई में किया गया है। चलिए अब हम राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। उसका वित्तीय स्थिति कैसा है, कितना फंड मिल रहा है, क्या वो सही मिल रहा है, इसके बारे में समीक्षा करना किसका कार्य होता है, राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है। राज्य वित्त आयोग में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने वित्त आयोग में पढ़ा 1 अध्यक्ष और 4 जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, तो वैसे ही इसमें भी इसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य, सचिव और अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके बारे में कुछ भी डिटेल ज़्यादा नहीं कहा गया है संविधान में, तो इतना ही बात आप दिमाग में रखिए। 1 अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और अन्य सदस्य से मिलकर राज्य वित्त आयोग बना होता है। राज्य वित्त आयोग को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप अनुदान प्राप्त होता है। आपने पढ़ाई कि राज्यों को वित्त आयोग जो है वो डिसाइड करेगा, ज़रा समझने का कोशिश कीजिए। वित्त आयोग डिसाइड करेगा कि राज्य को कितना फंड मिलेगा, जो फंड मिलेगा उस पर राज्य वित्त आयोग डिसाइड करेगा कि राज्य सरकार के पास कितना छोड़ें और पंचायत और नगर पंचायत में कितना भेजें, वही इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। राज्य वित्त आयोग राज्य की संचित निधि से राज्यों में विभिन्न पंचायती राज व्यवस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटित करने का कार्य होता है। जैसा कि वहाँ पे था कि केंद्र का जो संचित निधि था उससे रुपया कितना निकल के किसको जाएगा, इसका भी लेखा जोखा कौन रखता था, वित्त आयोग रखता था। तो वैसे ही राज्य का जो संचित निधि होगा उससे कितना रुपया किसको फंड मिलेगा, इसकी चर्चा कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कौन ये काम करता है, को राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। अब अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्य वित्त आयोग को राज्य को कम फंड दिया है, तो राज्य वित्त आयोग बात करेगा वित्त आयोग से कि मुझे इतने इससे ज़्यादा फंड की ज़रूरत थी, आपको ये सिफारिश करना चाहिए और हमें इतना फंड ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। चलिए, राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में वसूली गई निधि को राज्य के विभिन्न नगर निकायों और ग्राम पंचायत संस्थानों के बीच में वितरण करना। आप जानते हैं राज्य सरकार में ही ज़्यादा कमाई होता है। जितना भी शराब पे टैक्स आता है, जितना भी टोल टैक्स होता है, जितना भी फीस वगैरह जो भी आपका GST ये वगैरह कट के जाते हैं, वो सारा का सारा टैक्स सबका वसूली जो राज्य सरकार करते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा जितना रुपया जमा किया गया उस रुपया को कैसे बांटना है, किसमें, पंचायत में, पंचायती राज संस्थान में किस तरह से बांटना है और नगर पंचायत में किस तरह से बांटना है, इस तरह का कार्य कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। तो आपने इस वीडियो में 2 चीज़ें सीखा, 2 चीज़ सीखे आपने। एक, पहला आपने वित्त आयोग के बारे में जाना, वित्त आयोग का गठन किस तरह होता है, सदस्य क्या होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्य क्या होता है। और फिर आपने समझा कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस तरह से उसके सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा, और किस तरह से वो सिफारिश करता है और उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो भी नगर पालिका होता है उसमें किस तरह फंड का आवंटन किया जाए। वहीं पे अगर वित्त आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किस तरह फंड का आवंटन किया जाए। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मैंने ये पॉलिटी का एक सीरीज़ चालू किया हुआ है, इसमें मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफरेंट टाइप जो भी आपके एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद महान्यायवादी जो हुए, और उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट को मैंने इंक्लूड करके एक एक वीडियो बनाए हैं। मैंने इस पे 500 क्वेश्चन का भी एक सीरीज़ रखा था, तो वो भी अभी साथ साथ चल रहा है और मैं वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और हिस्ट्री का भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप उन सभी वीडियो को देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।